एक लड़का जब जब अपने घर से निकलता था तब तब लोग उसको टोकते थे, उससे कहते थे कि तुम्हारी बीवी क्या नचनिया हो गई है। जब देखो तब सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो डालती रहती है। कभी वो नाटक करती है तो कभी वो नाचती रहती है, कभी वो गाती रहती है तो कुछ भी करती रहती है। आखिरकार तुम्हारे घर में हो क्या गया है सबको। पति जब जब ये बात सुनता था तो पत्नी को समझाने की कोशिश करता था और कहता था कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा बदनामी कर रहे हैं, तुम ये सब जो कर रही हो, रील्स बनाना वगैरह, ये सब छोड़ दो। वैसे भी तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, ITI की हुई हो, कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब की काम तुमने अच्छे से सीखी हुई है, इसी काम को करो और इसमें भी आपका इनकम हो सकेगा। पत्नी ने ये सब बात सुन तो ली, लेकिन इन सब बातों को वो इग्नोर कर देती है। पति को फिर लोगों ने रोका तो पति फिर अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की और उसके बाद पति अपनी पत्नी से साफ साफ कह देता है कि आज के बाद तुम कोई भी वीडियो नहीं बनाओगी, कोई भी रील नहीं बनाओगी। अब पत्नी यहाँ पर परेशान हो जाती है। बहुत सोचने के बाद पत्नी एक नया रास्ता खोज लेती है। फिर यहीं पर एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब ये जो लड़की थी ये खुद एक बच्चे की माँ होती है और जिससे वो दोस्ती करती है वो 2 बच्चों का पिता होता है। उधर वो लड़का अपनी पत्नी से परेशान था, इधर ये महिला अपने पति से परेशान थी। इसलिए धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। प्यार के बाद इनके बीच में अवैध संबंध भी बन जाते हैं। अब यहाँ से एक कत्ल की कहानी लिखी जाती है, वो भी बहुत भयानक रूप से। ये महिला ऐसा नाटक करती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे इस महिला को। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आजकल की इन महिलाओं को क्या हो गया है, कैसे कैसे ये सब चीज ये कर लेती है, कैसे एक महिला एक रील के लिए अपने पति को मरवा सकती है। ये सारी बातें अब समाज में चलने लगती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की। 29 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। उसमें एक आदमी का हाथ दिखाया जा रहा था और हाथ पर लिखा था प्रवीण। कहा जा रहा था कि यह लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी है, गल चुकी है और इस लाश की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन हाथ पर प्रवीण लिखा हुआ है। अगर किसी ने इस व्यक्ति को देखा हो या किसी को इसके बारे में कुछ पता हो तो वो जरूर आके इसकी सूचना दे दे। दरअसल पुलिस की तरफ से ये मैसेज लोगों तक फैलाया गया था। आखिरकार अगला दिन आता है और अगले दिन भिवानी का ही रहने वाला एक संदीप नाम का एक व्यक्ति होता है। उसके पिता सुभाष होते हैं। वो दोनों ही आते हैं और जाकर पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, एक फोटो है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हम उस फोटो को देखने के बाद ही यहाँ पर आए हैं। दरअसल हमारा एक बेटा है जो गायब है, मिल नहीं रहा है। जब पिता सुभाष ने जब ये बात कही तो पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को दिखाया कि ये एक तरह का व्यक्ति है जिसकी यहाँ पर लाश मिली है, क्या देखकर बता सकते हो कि ये कौन है। अब ये दोनों जब लाश को देखते हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वे देखते ही समझ गए थे कि ये तो हमारे बेटे प्रवीण की ही लाश है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। ये शादीशुदा होता है। इसका बेटा है लगभग 6 साल का जिसका नाम मोहित है और इसकी पत्नी है जिसका नाम रवीना है। अब ये खबर जो है ये घर तक पहुंच जाती है। घर वाले जो होते हैं वो पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और जब लाश को देखते हैं तो वो भी बहुत जोर जोर से यहाँ पर रोने लगते हैं। उनका रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। खासकर उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा रो रही थी यहाँ पर। अब पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद ड्रेन या नाले में गिर गया है, क्योंकि उसकी जो लाश है वो नाले में ही मिली थी। पानी में उसका जो शरीर था वो पूरी तरीके से फूल चुका था। शुरुआत में पुलिस को लग रहा था कि ये कोई हादसा है, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन हत्या क्यों हुई है, किसने की है, अब इसके बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस लग जाती है। शुरुआत में जो पुलिस वाले होते हैं इस मामला को उतने सीरियसली से नहीं लिए थे, जिसे देखकर जो परिवार वाले होते हैं वो खुद छानबीन करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो परिवार वाले होते हैं वो आसपास के इलाके में जितने भी CCTV कैमरा थे उन सभी CCTV कैमरा को खंगालना शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद एक CCTV फुटेज परिवार वालों के हाथ लगती है। दरअसल 25-26 मार्च की रात में बाइक पर एक महिला बैठी है जो पीछे है और एक पुरुष है जो बाइक चला रहा है। साथ ही एक कपड़े में लिपटा कोई बड़ा सा सामान है।
जब उस सीसीटीवी फुटेज को बार बार गौर से देखा गया तो पता चलता है कि ये तो रवीना ही बैठी हुई है, यानी कि जिसकी मौत हुई थी प्रवीण उसकी पत्नी। लेकिन इतनी रात को रवीना के आगे कौन बैठा हुआ है जो बाइक को चला रहा है, ये एक अब बहुत बड़ा सवाल घर वालों के लिए बन गया था। अब ये लोग पुलिस वालों के पास पहुंच जाते हैं और जाकर बताते हैं कि साहब ये देखो, रात के 12:55 के आसपास बाइक पर ये 3 व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, जिसमें से ये पीछे वाली महिला जो है वो रवीना है, इसे हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ आगे कौन बैठा है और ये जो कपड़े में जो लिपटा हुआ कोई सामान दिख रहा है ये क्या है, ये हमें नहीं पता। आपको एक बार रवीना से बातचीत जरूर करनी चाहिए। जब पुलिस वालों के पास ये सूचना पहुंचती है तो पुलिस वालों ने रवीना को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद रवीना से पूछताछ शुरू कर देती है। पर ये जो रवीना है ये ऐसे रोने लगती है, ऐसे दिखाने लगती है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है, वो बिल्कुल मासूम है। अब पुलिस को भी यहाँ पे लगने लगता है कि ये सच में कुछ नहीं जानती। लेकिन जब घर वालों के कहने पर पुलिस ने जब सख्ती से इस महिला के साथ पेश आया और पूछताछ की, तब रवीना टूट जाती है और वो एक कहानी बताती है जिसे सुनकर वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि रेवाड़ी के कोसली तहसील का एक गांव लगता है जुरी, वहाँ की वो रहने वाली है। 10वीं तक उसने पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने के बाद उसकी शादी हो जाती है 2015 में प्रवीण से। शादी के बाद सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, एक बालक भी पैदा हो जाता है और इसी बीच में उसने 12वीं की पढ़ाई भी की ससुराल में रहते हुए ही, और साथ ही ITI की सिलाई कढ़ाई बुनाई कर और उसमें काम भी सीखा। अब उसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से पटरी पर चल रही थी और इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब 2024 की ये बात है, अचानक ही किसी ने रवीना से कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी खूबसूरत दिखाई देती हो और अच्छी खासी एक्टिंग भी कर लेती हो, किसी भी गाने पे तुम लिपसिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हो, तुम क्यों नहीं सोशल मीडिया पर अपनी किस्मत जो है वो आजमाती हो, आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। रवीना ने जैसे ही ये बात सुनी तो रवीना को लगता है कि हाँ, उसके अंदर भी कोई प्रतिभा हो सकती है, इसे आजमाना चाहिए। अब उसने रील्स बनाना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालना भी शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर जैसे ही उसने रील बनाया, रील को लोग पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे करके उसके फॉलोअर जो है वो बढ़ने लगती है। अब इधर तो उसके फॉलोअर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों को ये बात पता चलती है तो उसका जो पति होता है वो ऑटो ड्राइवर होता है जिसका नाम प्रवीण होता है, उससे आसपास के लोग रोकते थे, टोकते थे, कहते थे कि तुम्हारी बीवी क्या नचनिया हो गई है, वो किसी भी नौटंकी में शामिल हो जाती है और कुछ भी अब वीडियो बनाती है, आखिरकार ये हो क्या रहा है तुम्हारे घर में। जब इस तरीके की भद्दी भद्दी बातें रवीना के बारे में प्रवीण से कही जाने लगती है तो प्रवीण ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। उसने पत्नी से रवीना से कहा कि रवीना, बाहर के लोग तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, इसलिए तुम ये सब काम छोड़ दो, तुम वैसे भी पढ़ी लिखी हो, तुम कोई काम कर सकती हो, जिस चीज़ में तुमने पढ़ाई किया है, सिलाई कढ़ाई, इन सब में, इसी में अपनी करियर को क्यों नहीं आजमाती हो, इसी सब में काम करो और आगे बढ़ो। लेकिन पति के लाख समझाने के बाद भी पत्नी जो होती है उसको ऐसा लग रहा था कि जब जमाना को उसका काम पसंद आ रहा है, उसके रील्स पसंद आ रहे हैं, तो आखिरकार उसका पति उसे क्यों रोक रहा है। अब वो अपने पति से नाराज होने लगती है। नाराज रहते रहते वो कभी कभार अपने मायके भी चला जाया करती थी। आखिरकार जब वक्त आगे बढ़ता है तो प्रवीण ने अपनी पत्नी को इस काम पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा कि अब आज के बाद से तुम कभी भी कोई रील, कोई वीडियो नहीं बनाओगी। अब जो रवीना होती है वो परेशान हो जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगता है। इधर जब रवीना रील बनाया करती थी तब उसकी दोस्ती होती है एक लड़के से जिसका नाम सुरेश राघव होता है। सुरेश राघव हिसार के एक प्रेम नगर का रहने वाला होता है। 12वीं तक उसने पढ़ाई की थी। वो भी यूट्यूब की दुनिया में अपनी किस्मत को आजमा रहा था, एक्टिंग करता था, डांसिंग करता था और लिपसिंग वगैरह जो है वो भी ये किया करता था और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है चल रही थी। हालांकि उसके पिता ने अपने ही साथ रेलवे में उसकी प्राइवेट नौकरी लगाने की कोशिश की, लेकिन महज 2 साल नौकरी करने के बाद उसने छोड़ दी। जब साल 2016 आता है तो उसकी शादी हो जाती है। उसको एक बेटा और एक बेटी भी होती है। वो अपने घर में इकलौता होता है, साथ ही उसकी 5 बहनें होती है। पिता रेलवे में जॉब करते हैं और माँ जो है वो गृहिणी होती है। दादी की पेंशन भी यहाँ पे आ रही थी, लेकिन वो खुद क्या करता था ये किसी को भी कुछ पता नहीं था। घर का पूरा खर्चा उसके पापा, उसकी जो दादी की पेंशन आती थी उसी से ही चला करती थी। अब इधर जब अचानक से रवीना की रील्स आनी बंद हो जाती है तो उसने रवीना से संपर्क किया। सुरेश ने रवीना से कहा कि तुम्हारी रील्स आना अचानक से बंद क्यों हो गया है।
तब जो रवीना है वो कहती है कि मेरे पति बिल्कुल साफ साफ इनकार कर रहे हैं, वो रील बनाने से मना कर रहे हैं। तो सुरेश कहता है कि तुम इतनी अच्छी रील बनाती हो, तुम्हें आगे काम करना चाहिए, और काम करोगी तो तुम्हें यहाँ से पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा नाम भी रोशन होगा। अब सुरेश और रवीना दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द जो है वो बांटने लगते हैं। फिर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। प्यार के बाद इन दोनों में अवैध संबंध भी बनने लगते हैं। वक्त ऐसे ही बीतता है, लेकिन इस बात का जो पता है वो किसी तरह से प्रवीण को चल जाता है और प्रवीण को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इन दोनों में झगड़ा फसाद जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अब 23 मार्च 2025 की ये बात है। लगभग 20 दिन मायके में रहने के बाद रवीना अपने ससुराल में आती है और ससुराल में आने के बाद यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी और झगड़ा हो जाता है। अब इस झगड़े के बाद रवीना अपने प्रेमी सुरेश राघव से साफ साफ कह देती है कि अब इसका काम तो यहाँ पर तमाम करना ही होगा, अब तुम कुछ भी करो, बस करो। अब यहाँ पर एक मर्डर की प्लानिंग की जाती है और प्लान के मुताबिक जो कत्ल की रात चुनी जाती है वो 25 तारीख चुनी जाती है और प्लान के मुताबिक 25 तारीख की जो रात है वो आ जाती है। अब यहाँ पर रवीना इंतजार कर रही थी कि कब प्रवीण सोएगा। जब प्रवीण सो जाता है तो रवीना ने अपने प्रेमी को फ़ोन कर दिया और प्रेमी अपने बाइक लेके आ जाता है। अब यहाँ पे प्रवीण सो रहा था, पर जैसे ही किसी के आने की आहट प्रवीण को होती है तो तुरंत ही वो जाग जाता है। लेकिन जो पत्नी होती है वो पहले से ही तैयार बैठी थी। उसके गले में एक दुपट्टे का फांसी का फंदा पहनाया हुआ था और उसी दुपट्टे से गले को तब तक दबाया जाता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। इस प्रवीण की हत्या करने में जो उसका प्रेमी होता है सुरेश, उसने तमाम कोशिशें की, प्रयास किया और ये प्रयास जो होता है वो सफल भी हो जाता है। अब रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसको चादर से लपेटा जाता है और लपेटने के बाद उसकी बॉडी को ऊपर घर से नीचे उतारा जाता है और फिर जो सुरेश है वो बाइक पर आगे बैठ जाता है और पीछे रवीना अपने पति के लाश को पकड़ के बैठ जाती है। अब यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक दिनोद रोड पड़ता है, वहाँ पर ड्रेन है, नाला है। वो लाश को उसी ड्रेन में डाल देते हैं और ये सोचकर कि अगर लाश यहाँ पर पड़ा रहेगा तो लाश सड़ जाएगी, गल जाएगी और किसी को पहचान नहीं आएगा कि ये लाश किसका है। लेकिन इस लाश के हाथ पर लिखा हुआ प्रवीण जो होता है वो उन दोनों को सलाखों तक लेके जाएगा, ये इन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था। अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। फिलहाल ये जेल में है और जो लोग हैं इस घटना को भी मेरठ की उस घटना से जोड़कर देख रहे हैं जिस घटना में मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। जब रवीना से यानी कि प्रवीण की पत्नी से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो उसने रो रो कर अपनी कहानी बयां की। वो पहले ही कहती है कि वो पहले से ही विधवा की ज़िंदगी जी रही थी और उसका जो पति है वो उससे ठीक से बात भी नहीं किया करता था। इससे वो एकदम चिड़चिड़ा हो गई थी, जिस वजह से उसे ये कदम जो है उठाना पड़ा। अब ये जेल में है, पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है और चार्जशीट तैयार करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।